हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम फाइनली देखने वाले हैं जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी होने वाली है, जो कि आपकी होने वाली है 2022-23 में। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का कक्षा 8वीं का विषय हिंदी का पेपर। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं इसी महीने से। तो यहाँ पर जो पेपर का आपका समय रहने वाला 3 घंटे आपको समय दिया जाएगा और आपका पूर्णांक आपका 50 नंबर का रहेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 8वीं पूरा का पूरा जो आपका हिंदी का जो पेपर जो कि वायरल हो चुका है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, और वीडियो की बेस्ट बात यह है कि इसमें मैं आपको आंसर भी बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ साथ संपूर्ण सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जिससे यदि आप अपने अर्धवार्षिक एग्जाम में 50 में से 50 अंक यदि आप लाना चाहते हैं तो वो भी आप ला सकते हैं, क्योंकि पूरे आंसर भी आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ये है अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 8वीं विषय हिंदी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तो हम आपकी कक्षा 8वीं की अदर सब्जेक्ट की वीडियो डालेंगे, जैसे कि आपका गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, इंग्लिश। तो उनकी नोटिफिकेशन तभी आप तक पहुंच पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके आप ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर देंगे, तभी आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा इनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, देखिएगा विद्यार्थी, यहाँ पर क्या है निर्देश आपको सबसे पहले दिया गया है कि सभी प्रश्न को हल करना आपके लिए क्या है अनिवार्य है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, किसी भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सतपुड़ा के जंगल स्थित हैं। जो सतपुड़ा का जंगल है वो कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए पहले दिया गया है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, फिर आपका आंध्र प्रदेश में, फिर आपका मध्य प्रदेश में, फिर आपका दिया गया है बिहार में। ठीक है, ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि सतपुड़ा का जंगल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर होगा आप सभी जानते हैं, आप क्या है मध्य प्रदेश में रहते हैं और आपने सुना भी होगा सतपुड़ा के जंगल के बारे में। तो ये आपका क्या है, ये मध्य प्रदेश यानी कि आपका MP में ही है सतपुड़ा का जंगल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सतपुड़ा का जंगल आपका क्या हो जाएगा, सवाल आपका बिल्कुल सही उत्तर है, जो कि है आपका MP यानी कि मध्य प्रदेश में है आपका सतपुड़ा का जंगल। ठीक है, अब आगे देखेंगे। देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपका प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति कवि की है। यानी कि हमें यह बताना है कि जो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह पंक्ति किस कवि द्वारा लिखी गई है, इसके बारे में हमें जानकारी देनी है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपका सूरदास जी, ठीक है, सेकेंड है आपका तुलसीदास जी, थर्ड है आपका रैदास और चौथा है आपका मीरा भाई। ठीक है, तो सभी जानते हैं सूरदास भी फेमस क्या हैं आपके कवि हैं, तुलसीदास भी हैं, रैदास भी है, मीरा बाई भी हैं। तो अब हमें ये बताना है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि ने लिखी है। तो स्टूडेंट विद्यार्थियों, इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आपका रहेगा रैदास। ठीक है, आपने यदि आपकी बुक में पढ़ा हो तो रैदास जी द्वारा आपकी दी गई है कविता जो कि है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ये हो जाएगा। फिर थर्ड आपका दिया गया था जो कि अभिमान में उपसर्ग हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आ, सेकेंड है आपका अभी, फिर है आपका मान, फिर है आपका आन। ठीक है, तो उपसर्ग आप जानते हैं उपसर्ग क्या होते हैं। जो उपसर्ग का मतलब होता है जो किसी शब्द के पहले लगाए जाएं, ठीक है, उन्हें हम उपसर्ग बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले लगाए जाने वाले शब्द को हम उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और यदि आपसे प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय, ठीक है, तो किसी भी शब्द के क्या है जो बाद में लगाए जाते हैं उन्हें हम प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि अभिमान में आपका क्या उपसर्ग होगा। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय पहचानने के लिए आपको क्या उसका विच्छेद, आपको शब्द को तोड़ना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अभिमान लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अभी, ठीक है, अभी और प्लस आपके लिख सकते हैं मान। ठीक है, तो इसे यदि आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा अभिमान। तो ये हो जाएगा आपका अभी प्लस मान यानी कि अभिमान। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जो हम क्या स्टार्ट जो शब्द हम पहले लगाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शब्द कौन सा था, जो मुख्य शब्द था वो हमारा था मान, और इसके हमने आगे क्या लगा दिया अभी। तो ये आपका अभी क्या हो जाएगा, ये अभी आपका हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है, अभी आपका हो जाएगा उपसर्ग और जो मेन मुख्य शब्द था वो आपका मान था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका अभी, जो कि आपका ब वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि चौथा है आपका, तोमर वंश का अंतिम राजा था। तो तोमर वंश के अंतिम राजा के बारे में हमें बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है आपका मान सिंह, फिर आपका दिया गया है यहाँ पर वीर सिंह, फिर आपका राम शाह, फिर आपका जय सिंह। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताएं कि तोमर वंश का अंतिम राजा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तोमर वंश का जो आपका अंतिम राजा था विद्यार्थियों, वो आपका था राम शाह, जो कि आपको 100 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कि राम शाह था तोमर वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, आगे देखेंगे तो आपको दिया गया है 5वां कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अंतिम विदाई ली, कब ली थी? क्या सन 1920 में ली थी, या 1930 में, या 1914 में, या 1942 में? ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सन 1914 में, जो कि 100 ऑप्शन में दिया गया है। सभी क्वेश्चनों के आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं आपके लिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से आप सभी क्वेश्चनों के आंसर को क्या है नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर मैंने यहाँ पर सभी आपको बता दिए हैं, तो इनको आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से सभी ने नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो देखिए पहला रिक्त स्थान आपका दिया गया है कि रात का पर्यायवाची खालिस्तान है। तो हमें क्या रात का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो रात के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन इसका जो आपको एक ही यहाँ पर लिखना है, तो रात का आप लिख लीजिए रजनी। ये आपका हो जाएगा पर्यायवाची शब्द, रात का क्या हो जाएगा आपका रजनी हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप इसकी क्या PDF को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आता है सेकेंड, खालिस्तान के कारण ओझल लोगों का काम चौपट हो रहा था। तो किसके कारण है ओझल लोगों का काम चौपट हो रहा था? तो ये आपका हो जाएगा बिरसा मुंडा के कारण। तो यहाँ पर आपको लिख देना है बिरसा के कारण। ठीक है, बिरसा के कारण क्या जो ओझल लोगों का क्या है काम उनका चौपट हो रहा था। फिर आता है तीसरा, पत भूल न जाना खालिस्तान कहीं। तो पत भूल न जाना, इसके बाद आपको है पथिक कहीं। तो खालिस्तानी जगह पर आपका आ जाएगा यहाँ पर पथिक। ठीक है, पत भूल न जाना पथिक कहीं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, फिर आगे देखिए नेक्स्ट आपका जो दिया गया है चौथा है कि हठ योग में शरीर बुद्धि के लिए खालिस्तान क्रियाएं समाहित हैं। तो इसमें क्या हठ योग में शरीर शुद्धि के लिए क्या 6 क्रियाएं सहायक हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके सही विकल्प, रिक्त स्थान यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब आपके आते हैं जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो इनके भी आंसर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जैसे कि पहला है आपका स्वर संधि किसे कहते हैं। तो देखिए आंसर यहाँ पर दिया गया है, जब 2 स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जब कोई 2 स्वर क्या है मेल करते हैं तो उनसे एक विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को हम क्या बोलते हैं स्वर संधि कहते हैं। फिर आता है आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्योंकि दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। तो इसके में 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में इसमें 13 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। फिर आता है ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए ईद का चांद होने का अर्थ होता है बहुत दिनों पश्चात दिखाई देना, या बहुत दिनों बाद जब कोई दिखता है तो हम उसे बोलते हैं ईद का चांद होना। ठीक है, प्रयोग के बाद में बात करें, अक्षय के बहुत दिनों बाद मिलने से राम ने कहा कि तुम तो ईद का चांद हो गए हो। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। फिर आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया था कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम हमें लिखने हैं। तो आप जानते हैं वेद 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो कि पहला वेद होता है आपका ऋग्वेद, फिर आता है आपका यजुर्वेद, फिर आपका आता है सामवेद, फिर आता है आपका अथर्ववेद। तो ये 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। फिर आपका सालेम अली ने कौन से पक्षी को खोज निकाला था, ये हमें बताना है। तो सालेम अली ने फिन बया पक्षी को खोज निकाला था। किसको? फिन बया पक्षी था, उसे खोज निकाला था। फिर आता कोयल सबको क्यों अच्छी क्यों लगती है। क्योंकि कोयल अपनी मधुर सुरीली आवाज़ के कारण क्या है सबको अच्छी लगती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है आपका सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की और किसने की थी। तो देखिए 18 जुलाई सन 1946 को सागर नगर के निकट मकरोनिया की पथरिया पहाड़ी पर डॉक्टर हरि सिंह गौर ने हजारों व्यक्तियों की उपस्थिति में सागर विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना की, और उन्होंने इस विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति की पद को सुशोभित किया। तो ये आंसर हो जाएगा। फिर आता है वाक्य किसे कहते हैं। तो हमें अपने विचार प्रकट करने के लिए सार्थक शब्द समूह को एक क्रम के साथ रखना पड़ता है, तभी उसका अर्थ स्पष्ट होता है। अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह को हम वाक्य कहते हैं। अब हमें क्या त्व प्रत्यय लगाकर एक शब्द हमें बताना है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा
मातृत्व, ठीक है। तो इसमें जो मेन मुख्य शब्द है ये आपका मातृ हो जाएगा और इसमें प्रत्यय हो जाएगा आपका त्वा प्रत्यय, तो ये हो जाएगा आपका मातृत्व, ठीक है। प्रातः हृदय भर आना मुहावरे का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। तो इसका अर्थ होता है हृदय भर आना यानी कि द्रवित हो जाना। प्रयोग के बारे में बात करें तो उसकी आप बीती सुनकर मेरा तो हृदय भर आया। प्रातः पिता शब्द के दो पर्यायवाची शब्द हमें लिखने हैं, तो ये आपका हो जाएगा जनक और ताज। प्रातः है पढ़वाया प्रेरणादायक क्रिया को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो माँ ने पुत्री को रामायण का पाठ पढ़वाया। तो दिए गए उसके बाद आप क्या आते हैं निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया है जो कि है आपका बाढ़ एक ऐसी आपदा है जो प्रकृति में अतिवृष्टि के द्वारा उत्पन्न होती है। मानव द्वारा निर्मित योजनाएं जिनका प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं होता बाढ़ जैसी आपदाओं को अधिक बढ़ावा देती है, ठीक है। तो ये पूरे आपको दी गई है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है और इससे फिर आपसे पूछा जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो इसका आपको हो जाएगा बाढ़ आपदा, ठीक है। प्रातः बाढ़ आपदाओं को और अधिक बढ़ावा कब मिलता है। तो देखिए मानव द्वारा निर्मित योजनाएं जिनका प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं होता बाढ़ जैसी आपदाओं को और अधिक बढ़ावा देती हैं। तो ये आपको कर देना इस तरीके से, ये आपको लिख लेना है। इसका ही जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रश्न क्रमांक 5 आप देख सकते हैं। वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी। तो देखिए वृद्धा मंदिर के पास फूल बेचने का काम करती थी। प्रातः बहादुर बेटा किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो बहादुर बेटा संदीप को कहा गया है क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए बाढ़ में अनेक लोगों की क्या है उसने जान बचाई थी। तो ये आपको कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना है ये, ठीक है। अब निबंध के बारे में बात करें तो निबंध आपको 3 से 4 याद कर लेने हैं। जैसे कि पहला निबंध आपको कर लेना है दीपावली का आपको निबंध याद कर लेना है दीपावली का, ठीक है। दूसरा आपको कर लेना पुस्तकालय का, ठीक है। ये आपको कर लेना है दीपावली पुस्तकालय, ठीक है। और आप एक कर सकते हैं वृक्षारोपण का महत्व और मेरा विद्यालय कैसा हो, इनको आप कर लीजिएगा तो इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।